नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में स्पेन का गृह युद्ध के विषय में अध्ययन करेंगे। स्पेन का गृह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। स्पेन का गृह युद्ध यद्यपि आंतरिक स्थिति का विषय है, फिर भी इसे द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्वाभिनय कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा यूरोपीय शक्ति के संगठन का आभास पहले ही मिल गया था। प्रथम विश्व युद्ध में स्पेन तटस्थ रहा था। युद्ध के बाद एक भयंकर आर्थिक संकट आया, जिससे बेकारी की समस्या गंभीर हो गई। मजदूरों में असंतोष बढ़ गया, हड़तालें होने लगी और दंगे फसाद आरंभ हो गए। जनता सरकार के कुशासन से काफी परेशान थी। यद्यपि नाम के लिए वहां वैध राज सत्ता थी, किंतु वास्तव में वहां का राजा अल्फांसो पूर्णतः तानाशाह था। जनता में विद्रोह की भावना देखते हुए अल्फांसो ने रिवेरा नामक सेनापति की सहायता से देश में सैनिक कानून लागू कर दिया, जिससे रिवेरा का स्वेच्छाचारी शासन आरंभ हो गया। 1923 से 1930 तक वह अपनी स्वेच्छाचारी शासन करता रहा, किंतु देश में दंगे, विद्रोह और हड़तालें होती रही। जन असंतोष को देखते हुए 1930 में रिवेरा ने पद त्याग कर दिया। तत्पश्चात अल्फांसो ने पुनः वैधानिक शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी, किंतु जनता विधान परिषद की मांग करने लगी और अल्फांसो इस मांग को टालता रहा। फलतः 1930 में वह राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह हो गया और अल्फांसो स्पेन छोड़कर भाग गया। इसके बाद स्पेन में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना हुई। गणतंत्र स्थापित होने के बाद वहां सत्ता प्राप्त करने के लिए विभिन्न दलों में संघर्ष होने लगा। 1936 में आम चुनाव उदार तथा अनुदार दोनों दलों को प्राय बराबर स्थान प्राप्त हुए। जब उदार दल ने सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए, तो जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में 18 जुलाई 1936 को अनुदार दल ने गृह युद्ध आरंभ कर दिया। संपूर्ण स्पेन में एकाएक गृह युद्ध की आग भड़क उठी। सैनिक अधिकारियों द्वारा निर्देशित यह गृह युद्ध पूर्णतः योजनाबद्ध था और इसकी तैयारी बहुत पहले से ही हो रही थी। जनरल फ्रैंको ने विदेशी शक्तियों से सहायता मांगी। जर्मनी और इटली ये समझते थे कि स्पेन में यदि उनके जैसी अधिनायकवादी शासन प्रणाली स्थापित हो जाए तो उसकी सहानुभूति सदा उनके साथ रहेगी। अतः उन्होंने जनरल फ्रैंको को सहायता देना अपना कर्तव्य समझा। किंतु उस समय रूस उतना शक्तिशाली नहीं था तथा रूस व स्पेन की सीमाएं मिलीजुली नहीं थी। अतः वह स्पेन की गणतांत्रिक सरकार को उस मात्रा में मदद नहीं कर सका जिस मात्रा में फ्रैंको को हिटलर और मुसोलिनी से सहायता प्राप्त हो रही थी। फ्रांस और ब्रिटेन को यह भय था कि कहीं यह गृह युद्ध यूरोपीय विश्व युद्ध में परिवर्तित न हो जाए, क्योंकि फासिस्ट देश फ्रैंको की सफलता के लिए कटिबद्ध थे। फासिस्ट मुसोलिनी की पार्टी, फासिस्ट दल इटली का मुसोलिनी था और यदि दूसरे देशों ने इसका विरोध किया तो विश्व युद्ध हो जाना असंभव नहीं था।
अतः ब्रिटेन व फ्रांस तटस्थता का ढोल पीटकर खामोश बैठे रहे। फलस्वरूप इटली तथा जर्मनी की सहायता से जनरल फ्रैंको को विजय प्राप्त हो गई। फलस्वरूप इटली और जर्मनी की सहायता से ब्रिटेन और फ्रांस तटस्थ रहे और इटली और जर्मनी की सहायता से इटली में भी तानाशाह था मुसोलिनी और जर्मनी में भी तानाशाह था हिटलर की सहायता से स्पेन का जनरल फ्रैंको तीसरा तानाशाह को विजय प्राप्त हो गई, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस तटस्थ थे। 28 मार्च 1939 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड का पतन हो गया। वर्तमान में भी स्पेन की राजधानी मैड्रिड ही है। गृह युद्ध भी समाप्त हो गया। स्पेन में जनरल फ्रैंको की तानाशाही स्थापित हो गई। अब इस गृह युद्ध के क्या परिणाम हुए उसके विषय में अध्ययन करते हैं। यद्यपि ये युद्ध स्पेन का आंतरिक मामला था, किंतु विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो गया। इस युद्ध में इटली व जर्मनी की मित्रता को प्रगाढ़ बना दिया। इटली तथा जापान के साथ जर्मनी तथा जापान के साथ इटली भी एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट में सम्मिलित हो गया और यूरोप में फासिस्ट शक्तियों की स्थिति मजबूत हो गई। हिटलर और मुसोलिनी को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटेन व फ्रांस सामंतवाद के होवे से बुरी तरह आशंकित है और उन्हें ये भय दिखाकर कुछ भी कराया जा सकता है। इससे उन्हें ये ज्ञान हो गया कि उनके आक्रमणों को रोकने का साहस पश्चिमी लोकतंत्र में नहीं है। राष्ट्रसंघ की सामूहिक सुरक्षा योजना अंतिम रूप से विफल हो गई, जो कि राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी 1920 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामूहिक सुरक्षा योजना अंतिम रूप से विफल हो गई। स्पेन की सरकार ने इस मामले को राष्ट्रसंघ में उठाने का कई बार प्रयत्न किया, किंतु संघ असेंबली ने केवल 2 अक्टूबर 1937 को यह प्रस्ताव पास किया कि स्पेन की भूमि पर निश्चित रूप से विदेशी शासन सैनिक दल है और उन्हें तत्काल और पूर्ण रूप से स्पेन से हट जाना चाहिए। किंतु जर्मनी व इटली अपने स्वयंसेवक हटाने के लिए तैयार नहीं थे। किंतु जर्मनी व इटली अपने स्वयंसेवक हटाने के लिए तैयार नहीं थे। अतः राष्ट्रसंघ अपने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं कर सका। सुमील ने तो यहाँ तक लिखा है कि इंग्लैंड और फ्रांस ने हस्तक्षेप की नीति के आधार पर तथा अमेरिका ने तटस्थता के नाम पर स्पेन को सशस्त्र बेचना और भेजना बंद कर दिया और इस प्रकार दूरी राष्ट्रों की तुलना में ब्रिटेन और फ्रांस की दुर्बलता बड़ी प्रबल व स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दी। अब दूरी राष्ट्रों को ब्रिटेन और फ्रांस पर दोष जमाने और अधिक रियायतें प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर मिल गया। इसके अतिरिक्त इस गृह युद्ध में जर्मनी को लड़ने के नए तरीकों का प्रयोग करने का अवसर मिल गया। नेक्स्ट है सज्जन समझौता यानी जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। इंग्लैंड इटली को मित्र बनाने के लिए प्रयत्नशील था। अतः 2 जनवरी 1937 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में सज्जन समझौता या जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें दोनों ने स्पेन की तटस्थता और अखंडता को स्वीकार किया और भूमध्य सागर में गुजरने की
स्वाधीनता के सिद्धांत को मान्यता दी, किंतु इसके बाद मुसोलिनी ने ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध प्रबल प्रचार आरंभ कर दिया। उसने अपनी नौसेना बढ़ाने की विशाल योजना की घोषणा की, जिससे इंग्लैंड का भयभीत होना स्वाभाविक ही था। जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अपहरण किया गया, किंतु मुसोलिनी ने इसका विरोध नहीं किया। चेकोस्लोवाकिया के संकट के समय मुसोलिनी ने हिटलर को म्यूनिक समझौते के लिए तैयार किया। इस समय ब्रिटेन इटली को संतुष्ट करने तथा उसे हिटलर से पृथक रखने का प्रयत्न कर रहा था। फलतः 16 नवंबर 1938 को ब्रिटिश इटालियन पैक्ट हुआ, जिसमें ब्रिटेन की अबिसीनिया पर इटली का सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की। इसके बदले में इटली ने स्पेनिश प्रदेश में युद्ध की समाप्ति कर अपने स्वयंसेवक हटाने तथा निकट पूर्व में ब्रिटिश विरोधी प्रचार न करने का आश्वासन दिया। यह था सज्जन समझौता। अब हम पढ़ेंगे फौलादी समझौता, स्टील एग्रीमेंट। फ्रांस ने भी अबिसीनिया पर इटली के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, किंतु इटली की संसद में फ्रांस से कोर्सिका तथा इटली से ट्यूनिसिया लेने की प्रबल मांग की गई। इससे फ्रांस और इटली का वैमनस्य बढ़ने लगा। अतः इटली ने 22 मई 1939 को जर्मनी के साथ एक राजनीतिक और सैनिक समझौता किया। इसी समझौते को फौलादी समझौता या स्टील पैक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ने एक दूसरे को सैनिक सहायता देने का निश्चय किया। इटली की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार थी कि उस पर जर्मनी की अपेक्षा ब्रिटेन और फ्रांस अधिक सुगमता से आक्रमण कर सकते थे। इटली की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार थी कि उस पर जर्मनी की अपेक्षा ब्रिटेन और फ्रांस अधिक सुगमता से आक्रमण कर सकते थे और वह जर्मनी की तुलना में अभी निर्बल भी था। अतः मुसोलिनी ने युद्ध का समर्थक होते हुए भी पोलैंड के मामले में शांतिपूर्ण समझौता करने का प्रयास किया। इस प्रकार हमने आधुनिक विश्व इतिहास में स्पेन के गृह युद्ध के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।